आज हम एक ऐसी चीज का अ, गहरा विश्लेषण कर रहे हैं जिसके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते। हमारी सांसें। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ नोट्स और चित्र भी हैं जो मानव श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम की जटिलताओं को सुलझाने में मदद करेंगे। हमारा मिशन ये समझना कि हवा का एक मामूली सा अणु कैसे हमारे शरीर में सफर करता है, कौन से अंग इसमें शामिल हैं और कैसे ये पूरी प्रक्रिया हमें जिंदा रखती है। तो चलिए इस अदृश्य लेकिन जरूरी दुनिया में उतरते हैं। सबसे पहले ये श्वसन या रेस्पिरेशन ये है क्या? अक्सर हम इसे सिर्फ सांस लेना समझ लेते हैं। हाँ, ये आम बात है। पर ये उससे कहीं ज्यादा है। असल में ये एक रासायनिक प्रक्रिया है ना? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। रेस्पिरेशन वो प्रक्रिया है जिसमें हमारी कोशिकाएं भोजन यानी ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मदद से तोड़कर ऊर्जा बनाती हैं। अच्छा। इसी से हमें काम करने की ताकत मिलती है। और इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी वो सह उत्पाद के रूप में बनते हैं। ये शरीर के लेवल पर होता है। और जिसे हम आमतौर पर सांस लेना कहते हैं वो ब्रीदिंग है या श्वासोच्छ्वास। बिल्कुल। ब्रीदिंग वो शारीरिक क्रिया है, मतलब हवा अंदर लेना यानी निश्वसन इंस्पिरेशन, और हवा बाहर छोड़ना यानी उच्छ्वसन एक्सपिरेशन। ये रेस्पिरेशन के लिए जरूरी ऑक्सीजन लाने और बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने का तरीका है बस। और ये बात तो कमाल की है कि अंदर ली गई हवा और बाहर छोड़ी गई हवा बिल्कुल अलग होती है। हाँ, काफी अलग। जैसे अंदर लेते वक्त हवा में करीब 21% ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड तो ना के बराबर, सिर्फ 0.03%। और जरा सोचिए, जब हम सांस छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन घटकर रह जाती है सिर्फ 17%। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड वो बढ़कर लगभग 4.6% हो जाती है। 4.6%? मतलब बाहर छोड़ी गई हवा में अंदर ली गई हवा के मुकाबले 150 गुना ज्यादा। हाँ, लगभग उतना ही है। ये दिखाता है कि हमारा शरीर लगातार इस गैस को बाहर फेंक रहा है। नाइट्रोजन ऑफ कोर्स वो दोनों में लगभग 78% ही रहती है। तो ये हवा नाक से अंदर जाकर आखिर पहुंचती कहाँ तक है? इसका रास्ता क्या है, पूरा पाथवे? इसका एक पूरा मार्ग तय है। हवा नासा छिद्र नॉस्ट्रल से घुसकर जाती है नासा कपाट नेजल कैविटी में, जहां वो थोड़ी गर्म और नम होती है जी। फिर ग्रेसनी फेरिंग्स, फिर स्वरयंत्र लैरिंग्स, अपना वॉइस बॉक्स। हाँ, हमारा वॉइस बॉक्स, और फिर एक नली जिसे श्वासन नली ट्रैकिया कहते हैं। ओके। आगे जाकर ये 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, श्वसनी यानी ब्रोंकी जो फेफड़ों में जाती हैं। अच्छा, जैसे एक पेड़ की शाखाएं और पतली होती जाती हैं। वैसा कुछ, आपने सही समझा बिल्कुल। फेफड़ों के अंदर ये श्वसनी ब्रोंकी और पतली शाखाओं में बढ़ती हैं, श्वसनी का या ब्रोंक्यूल्स कहते हैं इनको। ब्रोंक्यूल्स। और आखिर में पहुंचती हैं हवा की छोटी छोटी बहुत सारी थैलियों तक। अच्छा। जिन्हें वायु कोष्ठिका या एल्वियोली कहते हैं। ये लाखों की संख्या में होती हैं। वायु कोष्ठिका, एल्वियोली, यहीं पर असली खेल होता है, मतलब गैसों का एक्सचेंज। एकदम। ये एल्वियोली ही फेफड़ों की सबसे महत्वपूर्ण फंक्शनल इकाई हैं। इनकी दीवारें बहुत पतली होती हैं और इनके चारों तरफ खून की बारीक नसें कैपिलरीज लिपटी होती हैं। सोचिए, अगर इन लाखों थैलियों को फैला दिया जाए तो इनका कुल सतह क्षेत्र एक टेनिस कोर्ट जितना हो सकता है। क्या बात है, टेनिस कोर्ट? हाँ, इसी विशाल और पतली सतह से ऑक्सीजन आसानी से खून में चली जाती है। और खून में ऑक्सीजन को पकड़ता कौन है? कोई खास चीज? खून में होता है हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स में। हीमोग्लोबिन? हाँ, ये ऑक्सीजन को पकड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और उसे शरीर की हर कोशिका तक, हर सेल तक पहुंचाता है। अच्छा। वहां ऑक्सीजन देने के बाद ये कोशिकाओं में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक लाता है, जिसे हम सांस छोड़कर बाहर निकाल देते हैं। और हमारे फेफड़े, लंग्स, ये तो मुख्य खिलाड़ी हुए फिर। हाँ बिल्कुल। छाती में सुरक्षित रहते हैं वो फुफ्फुस झिल्ली, प्लूरल मेम्ब्रेन से ढके हुए। हाँ, फेफड़े मुख्य अंग हैं जहां ये सब होता है, लेकिन उन्हें फुलाने और पिचकाने का काम एक और महत्वपूर्ण मांसपेशी करती है। कौन सी? डायाफ्राम। हाँ। डायाफ्राम ये छाती के नीचे पेट के ऊपर एक गुंबद जैसा पर्दा है, एक मसल है। डायाफ्राम। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये सिकुड़कर नीचे जाता है, फ्लैट हो जाता है। अच्छा, नीचे जाता है? हाँ, जिससे छाती में जगह बनती है
और फेफड़ों में हवा भर जाती है। सांस छोड़ते समय ये ढीला होकर वापस ऊपर उठता है, गुंबद जैसा। तो डायाफ्राम एक तरह से पंप का काम करता है। हाँ। जैसे हवा भरता और निकालता है। बिल्कुल, एक तरह के धौंकनी या बेलोज की तरह समझ लीजिए। हालांकि हमारे स्रोत ये भी बताते हैं कि शायद महिलाओं में सांस अंदर लेने में इसकी भूमिका पुरुषों जितनी ना हो। अच्छा। ये दिलचस्प है। हाँ, पर ये इतना महत्वपूर्ण है कि अगर ये टूट जाए, मतलब रप्चर हो जाए, तो व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। ओह, तो ये बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। कुछ और दिलचस्प आंकड़े भी थे हमारे नोट्स में। जैसे सामान्य सांस में हम करीब आधा लीटर मतलब 500 ml हवा लेते या छोड़ते हैं। इसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। सही, टाइडल वॉल्यूम। ये तो एक छोटी पानी की बोतल जितना हुआ। हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर जरूरत पड़े, जैसे गहरे सांस लें, तो हमारे फेफड़े कुल मिलाकर लगभग 6 लीटर हवा होल्ड कर सकते हैं। इसे टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं। 6 लीटर काफी ज्यादा है ये तो। बहुत। और सामान्य तौर पर एक वयस्क अडल्ट मिनट में करीब 14 से 18 बार सांस लेता है। जबकि छोटे बच्चे वो तेजी से सांस लेते हैं, 30 से 40 बार प्रति मिनट। हाँ, बच्चे 30 सांस लेते दिखते हैं। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चों का मेटाबॉलिज्म तेज होता है और उन्हें अपनी ग्रोथ और एक्टिविटी के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। अच्छा, ये बात है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये पूरा तंत्र हवा को अंदर खींचता है, उसे साफ करता है, गर्म करता है, एल्वियोली तक पहुंचाता है। हाँ। जहां ऑक्सीजन खून में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। और इस सब के पीछे फेफड़े और डायाफ्राम की जुगलबंदी है। बिल्कुल सही कहा। और यही जुगलबंदी हमें वो ऊर्जा देती है जिससे हम सोचते हैं, चलते हैं और जीते हैं, हर पल बिना रुके। सच में। चलिए अंत में एक विचार के साथ छोड़ते हैं श्रोताओं को। हाँ, जरा सोचिए, ये सांस लेने की क्रिया कितनी सहज है, कितनी ऑटोमेटिक। हम इस पर ध्यान भी नहीं देते हैं, है ना? कभी नहीं। फिर भी ये हर पल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चलती रहती है। ये जीवन का आधार है, पर उतनी ही नाजुक भी। जरा सा प्रदूषण या कोई बीमारी इसे कितनी आसानी से प्रभावित कर सकती है। सचमुच हर सांस एक अनमोल तोहफा है।